अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं मंजूर हुसैन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो नया एकेडमिक लाइफ का नया स्टेज जो आज शुरू होने जा रहा है उसकी आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। जो एडमिशन आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल पे लिया है वो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है। पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंडर हुआ करता था। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज हम थोड़ा पहले सबसे पहले किसी भी कोर्स वर्क का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसका सिलेबस होता है। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, और हर जो सिलेबस में जो जितने भी यूनिट्स होंगे उनका क्या वेटेज रहेगा। सेकंड जो है वो है कोर्स वर्क, यानी कोर्स वर्क को जनरली हम क्लास वर्क कह सकते हैं। तो क्लास वर्क कैसे चलेगी हमारी, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे एज ए स्टूडेंट। थर्ड जो है ये बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है वो प्रैक्टिकल वर्क रहता है। यानी प्रैक्टिकल आप अच्छे से लैब में जाके करेंगे और उस पे भी आप उतना ही फोकस करेंगे जितना आप अपनी क्लासेस पे करते हैं। और चौथा जो एस्पेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो है इवोल्यूशन, यानी मार्किंग। प्रैक्टिकल की मार्किंग कैसे हो करते हैं हम, किस तरह से होती है, कितना उसका वेटेज रहता है और थ्योरी का कितना वेटेज रहता है, और पास होने के लिए आपको कितना मिनिमम मार्क्स जो होगा वो आपको स्कोर करना होगा। लेट्स मूव ऑन। पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी यूनिट की किसी भी अगर आप पेपर को ले लेते हैं, चाहे बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, जियोलॉजी हो, या ज्योग्राफी हो, या आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट हो, टोटल हर सेमेस्टर में आपको 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। अब चैप्टर का वो जो दौर था आपका वो 12th तक था, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चैप्टर नहीं कहेंगे, अब हम यूनिट्स कहेंगे। तो टोटल हर सेमेस्टर में आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो जहाँ तक केमिस्ट्री की बात की जाए तो आपको पता है कि हम केमिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक, और तीसरा क्या है शाबाश, फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को जनरली हम इन 3 मेन बड़े बड़े ब्रांचेस में हम इसको केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया, और फिजिकल पार्ट हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे और इनऑर्गेनिक के 2 यूनिट्स हैं और ऑर्गेनिक के भी 2 यूनिट्स हैं। फिज़िकल को अभी फ़िलहाल आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसको टच नहीं करेंगे। तो फिज़िकल आपका जो होगा वो शुरू होगा सेकंड सेमेस्टर में, जब हम थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अपना फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करेंगे। तो फिर से मैं कह दूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो आपके 4 यूनिट्स होंगे उसमें से 2 इनऑर्गेनिक के होंगे और 2 ऑर्गेनिक के होंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल्स की भी अगर हम बात की जाए तो प्रैक्टिकल्स में भी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। तो जो पहला यूनिट है जिस तरह आप देख रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो इसमें लगभग लगभग आपके 14 लेक्चर्स में ये पूरा यूनिट ख़त्म होगा या कवर होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि कोई भी मैटर होता है वो किसका बना होता है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो एटम का बना होता है। तो एटम्स के बारे में 18th सेंचुरी से डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ द एटम।
तो उसमें सबसे पहले जो थ्योरी था वो डाल्टन का थ्योरी था। डाल्टन के बाद फिर थॉमसन का थ्योरी आया। जब थॉमसन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो जे थॉमसन के कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिसको कवर करने के लिए या जिसको दूर करने के लिए कौन आया, रदरफोर्ड आया। तो रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, यहाँ तक हमें नहीं पढ़ना है। फिर रदरफोर्ड के बाद जो मॉडल ऑफ एटम आता है वो किसका आता है, बोहर का आता है। तो हम जो ये यूनिट शुरू करेंगे वो बोहर की थ्योरी ऑफ या मॉडल ऑफ एटम से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद उसके लिमिटेशंस को देखेंगे, लिमिटेशंस हमें पता है, उसकी खामियों को देखेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट जो मॉडल आता है एटम के स्ट्रक्चर में वो होता है क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आता है। तो जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मॉडल में वो किसका है, डी ब्रॉगली का है और हेज़नबर्ग का है। तो पहले हम डी ब्रॉगली इक्वेशन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जिस दो थ्योरीज के बेस्ड पे है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो हम अभी एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर इस क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल के बेसिस पे कुछ सवाल अराइजेस होते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं। श्रोडिंजर जो आया था उन्होंने किस वेव इक्वेशन को, टाइम इंडिपेंडेंट जो वेव इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया फॉर वेव फंक्शन साई, इसको हम साई बोलते हैं, साई स्क्वायर, किस तरह से उन्होंने किया। फिर किसके लिए, सिर्फ हमें हाइड्रोजन एटम के लिए ही पढ़ना है। फिर हम रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के उसके वेरिएशंस के बारे में, सिर्फ ग्राफ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे। फिर हम नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, नोड्स किसे कहते हैं। नोड्स दो तरीके के होते हैं, एक रेडियल नोड होता है, दूसरा एंगुलर नोड होता है। फिर हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। इसी तरह जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल पे रहेगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होंगे। फिर हम मूव करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास टोटल 4 हैं, उसमें से हम 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप देखेंगे, s ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल्स का। और लास्ट में फिर से वही आ जाता है सेम चीज़, रेडियल और एंगुलर नोड्स के अलावा कौन सा, नोडल प्लेन्स की बात करेंगे। और इसके जो लास्ट में ये वाला जो पोर्शन है वो जानबूझ के यहाँ पे सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिल करते हो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हो, यानी किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के शेल्स में क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो या अरेंज करते हो। तो फिर हम हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है या फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे क्यों होता है, जिसमें स्टेबिलिटी का जो एक मेन रीज़न है वो एक्सचेंज एनर्जी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। डीजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, या डीजेनरेसी यानी सेम एनर्जी होता है। फिर रिलेटिव एनर्जीज़ की बात करेंगे कि कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है और किसका एनर्जी ज़्यादा होता है। और फिर हमारे पास कुछ एनॉलमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं, यानी जो जनरल ट्रेंड से डिविएट हो जाता है, जिसको हम एनॉलमस बोलते हैं, डिफरेंट हो जाता है जनरल ट्रेंड से, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैग्नीस होता है, मैग्नीस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो नॉर्मल ट्रेंड पे नहीं होता, उसका एक एनॉलमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों क्यों ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसी तरह कॉपर का भी होता है। ये रहा पहला यूनिट, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज दिए गए हैं। सेकंड यूनिट है वो है फिर से इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
जब भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके जब कंपाउंड बनता है, एटम से कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो किसी न किस के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स बनता है वो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, तो जब भी बॉन्डिंग की बात आ जाती है तो मेनली दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है जो हमें पता है, जिसको आप 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। वो है आयनिक बॉन्डिंग और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम थोड़ा सा जनरल करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे लैटिस एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर बोरॉन लैंडे इक्वेशन क्या है, इससे इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आया बॉर्न हाइबर साइकिल, जिससे हम फिर से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है बॉर्न हाइबर साइकिल का। फिर फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है किसके, आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आ जाएगा रेडियस रेशियो रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें किसी भी कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताएगा, और इस रेडियस रेशियो रूल का क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, फिर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, यानी आप जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हो कि वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, अगर सॉल्युबल है तो किस तरह से सॉल्युबल होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक इम्पॉर्टेंट रूल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फेजांस रूल। हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड में भी कुछ क्या आ जाता है, आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो वो किस तरह से आता है, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी आता है इन आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से आता है, फेजांस रूल की वजह से आता है। और आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड आपका आता है चाई यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जिसको भी हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात आ जाती है तो उसमें डिफरेंट थ्योरीज दिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, खासकर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, जिसमें से पहला थ्योरी है वीबी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सेकंड है वीएसपीआर थ्योरी, जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाता है तो वहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए गए उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि रेजोनेंस क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक, फिर आएगा जो तीन थ्योरीज होते हैं जनरली कोवेलेंट बॉन्ड में, एक तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला, एक वीएसपीआर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और तीसरा है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, उसमें रूल्स ऑफ लेको क्या है, लेको का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड्स क्या हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैप होता है कौन कौन से, जब एस एस के साथ एस और पी ऑर्बिटल, पी और पी ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसे कहेंगे, और किस तरह से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बोथ होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। होमो यानी जिसका दोनों न्यूक्लियस सेम हो, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया। हेट्रो जिसमें दो अलग अलग एटम हो, जैसे HCl हो गया, CO हो गया, NO हो गया। और आयंस की भी बात करेंगे, NO नेगेटिव एंड NO पॉजिटिव। एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे, यानी बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे दो एटम्स के बीच में, और इसका एप्लीकेशन क्या होगा। लास्ट में जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड।
यानी कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके का होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सिग्मा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। फिर हम कंपेयर करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। और लास्ट में आ जाता है मेटालिक बॉन्ड जो मेटल में प्रेजेंट होता है। और फिर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स यानी बोरॉन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बोरॉन जनरली क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो उसमें मल्टी सेंटेड बॉन्डिंग किस तरह से होती है। ये हो गया दूसरा यूनिट किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो थर्ड यूनिट है और जो फोर्थ यूनिट होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड यूनिट है वो हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपके पूरे से 6 सेमेस्टर आपको काम आएगा और ये आप अच्छे से आपको करना है। पहला हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफ़ेक्ट हो गया या हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड किस तरह से टूटता है। होमोलिटिक क्लीवेज होता है जब इक्वली टूटेगा, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे होते इलेक्ट्रोफाइल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करेंगे। उनका शेप क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी रिएक्टिविटी कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये टर्म्स जो है आपको बार बार सुनने में आएगा। तो नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी जब भी रिएक्शन होता है, अभी तक आपने पढ़ा होगा किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जो इंटरमीडिएट होता है, दिस इंटरमीडिएट इज़ हाईली अनस्टेबल, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव भी होता है, इसलिए हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं। फिर ये इंटरमीडिएट टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप 6 इंटरमीडिएट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला होगा कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइंस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एरोमेटिसिटी, यानी बेंजीन और बेंजीन की तरह के जो कंपाउंड्स होगा वो हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, वही पढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हक्कल्स रूल, जो डिसाइड करेगा कि वेदर ए कंपाउंड इज़ एरोमेटिक और नॉट, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। अगर वो हमें देखना है तो हम हक्कल्स रूल अप्लाई करेंगे। फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एंटी एरोमेटिक किसे कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजोइट कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजोइट कंपाउंड्स। बेंजोइट वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो, नॉन बेंजोइट ऑब्वियस सी बात है वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, जैसे कि पायरोल हो गया, थायोफीन हो गया, फीरॉन हो गया, ठीक है, और पेरिडीन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम एरोमेटिक आयंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी हम थोड़ा सा 2 डायमेंशनल से उड़ के 3 डायमेंशनल में जाएंगे, और ये वो चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है, आपको इमेजिन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 2D से 3D में जा रहे हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है, ये जो आपके सामने ये जो लेक्चर में ये जो पेज है, दिस इज़ 2 डायमेंशनल, ऑब्वियस सी बात है। जिस कॉपी पे आप लिखते हो वो भी 2 डायमेंशनल है, या जिस बोर्ड पे क्लास में टीचर लिखता है वो भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स होता क्या है, मॉलिक्यूल्स आर 3 डायमेंशनल। तो एक चैलेंज हमारे पास आ जाती है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम 3 डायमेंशनल में कैसे लिखें। ठीक है, तो उसमें हम
कुछ रिप्रेजेंटेशंस का मदद लेते हैं, जिससे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल में लिखते हैं। जैसे कि वेज हो गया, वेज प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन जिससे बोलेंगे, न्यूमैन्स हो गया, सॉ हॉर्स हो गया और फिशर हो गया। यानी 4 प्रोजेक्शंस होंगे जिसको यूज़ करके आप 2D स्ट्रक्चर को किस में लिखेंगे, 3D में लिखेंगे। चौथा इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है कन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट जो अरेंजमेंट होगा जब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के रोटेशंस और डिफरेंट अरेंजमेंट जो प्रोड्यूस होंगे उसको हम कन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। विद रेस्पेक्ट टू ईथेन पढ़ेंगे, ब्यूटेन पढ़ेंगे और साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे। फिर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी, कायरल किसे बोलते हैं, कायरल कार्बन किसे बोलते हैं, या एसिमेट्रिक कार्बन किसे बोलते हैं, उसका जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, एनेंटियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स किसे कहते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे आइसोमर्स होते हैं, तो आइसोमर्स को हम नाम नाम देते हैं। जिस तरह से आईपिक नेम आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेमिंग करते हैं, इसी तरह हम डिफरेंट आइसोमर्स यानी स्टीरियो आइसोमर्स को भी नेमिंग करते हैं। जो या जनरल एक सिस्टम में थ्रियो या इराइथ्रो बोलते हैं, या डी या एल बोलते हैं। सिस और ट्रांस तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, या कंपाउंड को सिस बोलेंगे आइसोमर को, या ट्रांस बोलेंगे। इसी तरह CIP रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम RS नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। CIP 3 जो साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था उसके नाम से है, इनिशियल नेम से, चैंग, इनगोल एंड प्रीलॉक रूल। और लास्ट में हम किसके बाद, कौन सा नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, EZ की बात करेंगे। तो लास्ट और आखिरी जो यूनिट है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हम अल्कीन की बात करेंगे, डाइईन्स की बात करेंगे जब 2 डबल बॉन्ड होंगे, और तीसरा हम अल्काइन की बात करेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। अब ये जो 4th यूनिट है, मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जिस तरह से हमने अभी 3 यूनिट को डिटेल्स में डिस्कस किया। वजह यह है कि जो कल से हमारी क्लास शुरू होगी इंशाल्लाह, वो जो क्लास हम शुरू करेंगे 4th यूनिट से। पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक का ये पोर्शन थोड़ा सा कवर हो जाए, फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक पोर्शंस पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तब तक हालात भी सुधरेंगे और हम इस वर्चुअल क्लासरूम से उठकर रियल क्लासरूम में होंगे इंशाल्लाह। ये तो हो गया किसकी बात, सिलेबस की बात। तो दूसरा है कोर्स वर्क या क्लास वर्क की बात, ठीक है। तो क्लास वर्क जो होगा, जो हमारे क्लास में जो थ्योरी होगा, उसका एग्जामिनेशन में जो वेटेज होता है वो 70% का होता है। यानी अगर टोटल आपका केमिस्ट्री का पेपर अगर 100 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्ज़ाम में क्या आएगा, पेपर आएगा, ठीक है। अटेंडेंस जो है बहुत कंपलसरी होता है, 80% अटेंडेंस कंपलसरी है आपका क्लास में। अगर 80% से अटेंडेंस कम हुआ तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते। और जनरली एक क्लास जो होता है वो 40 आवर्स ड्यूरेशन का होता है। लेकिन ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पे वर्चुअल क्लास में बैठे हुए हैं, तो उसमें हम हमारा जो प्रोसेस होगा, हम किस तरह से क्लास वर्क को चलाएंगे। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे मैं ये शेयर करूँगा। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर लें। गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो या 2 ऑप्शंस आएंगे, या स्टार्ट क्लास होगा या ज्वाइन क्लास होगा। तो आप ज्वाइन क्लास करोगे तो वो क्लास कोड मांगेगा, तो आप ये क्लास कोड वहाँ पे इंटर करोगे। तो जो डेली क्लासेस जो मैं वीडियो के फॉर्म में आपको शेयर करूँगा, वो गूगल क्लासरूम में भी शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर करूँगा, ठीक। नेक्स्ट जो होगा, वीकली असाइनमेंट दिया जाएगा। वीकली मैं आपको असाइनमेंट दूंगा गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जो मैं जो विथ डेडलाइन, और मैं
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके मुझे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक। और अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द क्लास, रिगार्डिंग द असाइनमेंट, और जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना है वो आप मुझे मेल करोगे manzoorgdck@gmail.com, यानी मंजूर मेरा नाम GDCK गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल @gmail.com पे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्लास वर्क। प्रैक्टिकल्स में जनरली हम एक सेमेस्टर में 12 से लेके 15 एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस बार आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे फोकस रहेगा। तो 8 इनऑर्गेनिक के और तकरीबन 5 आपके ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम्स होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का जो मार्क्स होता है वो जनरली 30% होता है। और आपको फाइनल एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए प्रैक्टिकल कोर्स या प्रैक्टिकल क्लास को किसी भी सूरत हाल में पास करना है। अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए तो आप थ्योरी में अपेयर नहीं हो सकते। और ये चीज़ थ्योरी के लिए भी एप्लीकेबल है और प्रैक्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। 33% अब ट्वेल्थ में छूट गया है। अब ग्रेजुएशन में नया एक परसेंटेज आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, 40%। यानी आपको पास होने के लिए मिनिमम 40% चाहिए। तो अगर आपका मार्क्स 40% से कम होगा दैट मीन्स आप फेल हो गए। नेक्स्ट वही एवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे थे तो थ्योरी का जनरली 70% होता है। थ्योरी जनरली कितना होगा, 70% होगा। यानी 100 का पेपर होगा तो 100 मार्क्स टोटल केमिस्ट्री का होगा तो 70 का पेपर आएगा। अगर 90 का होगा तो 60 का पेपर आएगा, जिसमें इंटरनल असेसमेंट्स होंगे जो आपको क्लासेस में रेगुलर अपडेट कराया जाएगा, कब होगा, क्या क्या सिलेबस होगा। और उसमें क्या होता है, फाइनल एग्जामिनेशन होता है। प्रैक्टिकल में दो होता है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। इंटरनल जो कॉलेज के फैकल्टीज़ खुद लेते हैं, और एक्सटर्नल में कोई बाहर के इंस्टीट्यूट से जनरली आप आके आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। और ओवरऑल चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, थ्योरी में अलग से आपको 40% स्कोर करना है और प्रैक्टिकल में अलग से आपको कितना परसेंट स्कोर करना है, 40% स्कोर करना है पास होने के लिए। यानी थ्योरी को अलग पास करना है और प्रैक्टिकल को अलग पास करना है। और 33% छूट चुका है। अब आपके का टारगेट जो मिनिमम होना चाहिए वो है 40%। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल 22 को हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह ये हमारी मुलाकातों में से पहली मुलाकात है और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी बहुत सारी मुलाकातें होते रहेंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।